Very good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and staying safe at your home. So today I am going to teach you SST of class 5 and chapter number 12. So chapter number 12 will be done in two parts. So in this part I am going to read and explain half of the chapter. So let's start the video. चैप्टर नंबर 12 अ प्रोग्रेसिव वर्ड द एज ऑफ मशीन्स. इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में मशीन्स की एज के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. अर्ली ह्यूमन बीइंग यूज्ड स्टोन्स एज टूल्स एंड वेपन्स. जो प्राचीन काल में जो इंसान थे वो आदि मानव हम जिसे कह सकते हैं, वो क्या यूज़ करते थे? अपने औजार और अपने टूल्स के रूप में स्टोन्स का यूज़ करते थे, पत्थरों का यूज़ करते थे. दिस एज वॉज कॉल्ड द स्टोन एज. और इस एज को, ये वाला जो युग था, इसको बोलते थे स्टोन एज. बेटर टूल्स वर डेवलप्ड टू मीट द इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ द पीपल. और फिर जैसे जैसे लोगों की बढ़ती हुई ज़रूरतें होने लगी, उसी हिसाब से जो टूल्स थे वो बेहतर टूल्स जो है डेवलप होने लगे. स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स वर मेड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटल. और जो औजार थे जो कि स्ट्रॉन्ग थे वो कब बने? जब मेटल्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, धातुओं की खोज हो चुकी थी. फ्रॉम स्टोन्स टू मेटल. द एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ कॉपर चेंज्ड द स्टाइल ऑफ ह्यूमन लाइफ. जो कॉपर एक मेटल है, इसका जो डिस्कवरी है वो अचानक ही हो गई थी और इसके बाद में जो है इंसानों की ज़िंदगी चेंज हो गई. इट मे बी पॉसिबल दैट अर्ली मैन हैपन टू थ्रो सम स्टोन्स इन द फायर. ऐसा भी संभव था कि जो अर्ली मैन था वो क्या करता था? स्टोन्स को फायर में फेंक देता था. देन ही माइट हैव नोटिस्ड अ ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द फायर विच वॉज एक्चुअली मेटल. और जब उसने वो फेंका तब उसने ये नोटिस किया कि जो ब्राइट सा ऑब्जेक्ट है फायर में, जो उसने कि आग में फेंका है, वो क्या है? वो एक्चुअली मेटल है. आफ्टर अ ग्रेट एफर्ट अर्ली मैन वॉज एबल टू मेक अ फ्यू टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम दिस मेटल. बहुत ज़्यादा उसने प्रयास किया अर्ली मैन ने, और उसके बाद वो इस मेटल से कुछ टूल्स और वेपन्स बना पाया. दीज वर स्ट्रॉन्गर दैन स्टोन्स एंड स्टिक्स. और ये वाले जो वेपन थे ये स्टिक्स से और स्टोन से कैसे थे? स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे. ही ऑल्सो यूज दैम फॉर टिलिंग द लैंड. और इससे उसने क्या किया? खेत जोतने का भी काम किया इन औजारों से. आफ्टर अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स मैन डिस्कवर्ड आयरन विच वॉज स्ट्रॉन्गर दैन कॉपर. और उसके कुछ हज़ार सालों बाद में इंसान ने आयरन की डिस्कवरी की, लोहे की खोज करी, जो कि कॉपर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. From iron he developed a variety of tools and weapons such as axe, plows, sickles, shovels, spears etc. और इसके बाद में जब ये उसने आयरन की खोज कर ली, उसके बाद में उसने कई सारे टूल्स और वेपन्स बनाए, जैसे कि एक्स, प्लव्स, सिकल्स, शॉवल्स, स्पेयर्स वगैरह. नाउ ही कुड कट ट्रीज. और अब क्या कर सकता था? वो पेड़ भी काट सकता था. टिल द लैंड एंड किल बिग एनिमल्स इजीली. तो वो क्या कर सकता था? पेड़ भी काट सकता था और बड़े बड़े जो एनिमल्स थे उनको भी मार सकता था अपने टूल्स की हेल्प से. ही मेड स्ट्रॉन्गर एंड बिगर व्हील फॉर द कार्ट्स. उसने गाड़ियों के लिए मजबूत और बड़े पहिए बनाए. मैन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस एंड केप्ट ऑन इम्प्रूविंग द टूल्स एंड वेपन्स. बहुत सारे जो दुनिया जो थी हमारी, दुनिया के बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि गाँव में रहना स्टार्ट कर दिया, और फिर वो वहाँ पे क्या करते थे? टूल्स और वेपन्स को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते थे. ही डेवलप्ड मैनी स्किल्स एंड ऑक्यूपेशन. और फिर उन्होंने क्या डेवलप किए? बहुत सारे उन्होंने अपने गुण डेवलप किए और बहुत सारे ऑक्यूपेशंस भी. नाउ ही कुड वर्क एज अ ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, फार्मर, हंटर और पॉटर. और अब उन्होंने क्या क्या काम जो है अडॉप्ट किए? कारपेंटर, फार्मर, ब्लैक स्मिथ, हंटर और पॉटर. Each discovery and invention lead to us more comfortable life. और जितनी भी डिस्कवरी टाइम बाई टाइम होती चलेगी, उससे क्या हुआ? हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनती चली है. द नेक्स्ट इज द स्टीम इंजन. अ न्यू एरा स्टार्टेड इन ह्यूमन लाइफ आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय जेम्स वाट इन
1796। जेम्स वॉट ने 1796 में एक स्टीम इंजन बनाया और उसकी इन्वेंशन के बाद से हमारी जो लाइफ थी, इंसानों की जो ज़िंदगी थी, उसकी एक नया एरा स्टार्ट हो गया। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द मशीन एज। और ये क्या था? ये प्रारंभ था मशीन एज का। द कोल माइंस इन इंग्लैंड यूज्ड टू बी फ्लडेड विद रेन वाटर। दे नीडेड अ पम्प टू टेक आउट वाटर। जो कोल माइंस थी इंग्लैंड की, वो पानी से, जो रेन वाटर था, बारिश का पानी, उससे भर जाती थी और उनको क्या चाहिए था? एक पंप चाहिए था जिससे कि वो पानी बाहर निकल सके। द स्टीम इंजन वॉज अडेप्टेड टू डू दिस वर्क एंड ऑल्सो फॉर मैनी अदर पर्पसेस। तो जो स्टीम इंजन है उसका इस टाइम पे इस तरीके से यूज़ किया जाता था कि जो भरा हुआ पानी था उसको निकालने के लिए, और इसके अलावा भी कई सारे पर्पसेस स्टीम इंजन से सॉल्व हुए। The development of the steam engine provided the base for the railway engine। जब स्टीम इंजन डेवलप हुआ तो उसने क्या दिया? उसने रेलवे इंजन को बनाने के लिए आधार दिया। डेवलप्ड बाय जॉर्ज स्टेफेंसन। और जो रेलवे इंजन था ये इसने बनाया था, जॉर्ज स्टेफेंसन ने इसको बनाया था। इट वॉज ऑल्सो यूज टू पावर शिप्स ऑन द हाई सीज। और the steam engine was increasingly used to run machines in the small and big factories। स्टीम इंजन का जो है यूज़ बढ़ता चला गया क्योंकि उनसे क्या हुआ? मशीन भी चलाने लगे छोटी और बड़ी फैक्ट्रीज़ में। आफ्टर मैनी ईयर्स साइंटिस्ट एंड इंजीनियर स्टार्टेड यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल टू रन द इंजन। और फिर उसके बाद कई सालों बाद में जो हमारे वैज्ञानिक थे और इंजीनियर्स थे, उन्होंने इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल का यूज़ करना शुरू कर दिया। This led to the development of motor cars, buses, trucks and powerful engines for railway, ships and aeroplanes। और इसके बाद क्या हुआ? जब ऐसा होने लगा तो मोटर कार्स, बसेस, ट्रक और पावरफुल इंजन्स जो रेलवे के लिए होते थे, वो शिप्स और एरोप्लेन, उन सब का डेवलपमेंट होने लगा। देन मास प्रोडक्शन। बिफोर द मशीन एज एवरी आर्टिकल हैड टू बी मेड बाय हैंड। जब मशीन एज नहीं आई थी तो सारी जो चीज़ें थी वो हाथ से बना करती थी। द क्राफ्ट्समैन कुड मेक ओनली वन थिंग एट अ टाइम। और जो भी कारीगर होता था वो क्या करता था? एक बार में एक ही चीज़ बना पाता था। दे कुड नॉट मेक एग्जैक्टली सिमिलर आर्टिकल। और जब वो हाथ से बनाता था तो एक सी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बना पाता था। मोरोवर दिस टुक अ लॉन्ग टाइम। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उनमें बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। द टोटल प्रोडक्शन वॉज स्मॉल। और इतना समय लगाने के बाद भी जो प्रोडक्शन था वो कम होता था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ब्लैक स्मिथ हु यूज्ड टू मेक राइफल्स। एक बार की बात, एक लोहार था जो कि राइफल्स बनाता था। ही वॉज ए स्किल्ड वर्कर। वो एक निपुण जो है कार्य करता था। वंस ही वॉज आस्क्ड टू मैन्युफैक्चर अबाउट 10,000 राइफल्स इन अ फिक्स टाइम। एक बार उसको ऐसा बोला गया कि वो एक निश्चित समय में 10,000 राइफल्स बनाए। He accepted the challenge and prepared a plan after studying the deal carefully। और उसने क्या किया? वो जो चुनौती थी उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसने जो पूरी डील थी उसको फाइनल करने के बाद में उसने एक प्लान बनाया। द ड्यू डेट फॉर द सप्लाई ऑफ राइफल्स ड्यू नियर। जो उसका जो ड्यू डेट थी वो जब उसको राइफल सप्लाई करनी थी वो पास ही आ रही थी। नो वन नोटिस्ड एनी चेंज इन द वर्किंग ऑफ हिज वर्कशॉप। किसी ने भी उसके काम, जो वर्कशॉप में काम करने के तरीके में चेंज को नोटिस नहीं किया। वन डे ही वेंट टू हिज क्लाइंट विद 2 बिग बॉक्सेस फुल ऑफ राइफल पार्ट्स। एक दिन वो गया अपने क्लाइंट के पास में 2 बॉक्सेस लेके जिसमें राइफल के पार्ट्स थे। इन अ शॉर्ट टाइम द ब्लैक स्मिथ असेंबल्ड द पार्ट एंड मेड अबाउट अ डजन आइडेंटिकल राइफल्स। कुछ कम समय में ही उस लोहार ने क्या किया? उस पार्ट्स को असेंबल करके डजन आइडेंटिकल राइफल्स बना दी। The client was surprised as all the rifles were of the same size and quality। और जो वो क्लाइंट था उसका वो सरप्राइज़ हो गया क्योंकि जितनी भी राइफल्स थी वो सब एक ही साइज़ और एक ही क्वालिटी की थी। पार्ट्स ऑफ एनी राइफल कुड बी इजीली रिप्लेस्ड। और इस वजह से क्या हो रहा था? क्योंकि वो बिल्कुल सेम थी तो उसके जो पार्ट्स थे उस राइफल के वो बहुत ही आसानी से रिप्लेस भी हो सकते थे। एक्चुअली द ब्लैक स्मिथ प्रिपेयर्ड द डिज़ाइन एंड मॉडल ऑफ अ राइफल। जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, उसने क्या किया था? मॉडल और डिज़ाइन जो राइफल का था वो बना लिया था। ही प्रिपेयर्ड द माउल्ड फॉर ईच पार्ट। और उसने हर एक के लिए माउल्ड बना लिया था।
With the help of the mold, he got the various parts manufactured in different workshops. On assembling this part, the rifle was ready. और इस तरीके से उसने उस राइफल के अलग अलग पार्ट्स जो मोल्ड थे उनके थ्रू बना लिया, और उसके बाद में और वो असेंबल कर देता था और राइफल जो है रेडी हो जाती थी. दिस मैथड इज़ कॉल्ड मास प्रोडक्शन, और इस मेथड को बोला गया मास प्रोडक्शन. दिस मेथड इम्प्रूव्स द क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. और इससे क्या हुआ, जो ये वाला जो तरीका था, ये वाली जो विधि थी, इससे क्वालिटी इम्प्रूव हुई, किसी भी चीज़ की गुणवत्ता तो इम्प्रूव हुई, और जो उसकी कॉस्ट थी, जो उसकी लागत थी, वो कम हुई. नाउ आर्टिकल शुड बी मेड इन लार्ज नंबर्स इन अ शॉर्ट टाइम. और अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक बहुत निश्चित समय में या कम समय में बन जाया करती थी. द आइडिया ऑफ मास प्रोडक्शन रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द बिग सिटीज़. और मास प्रोडक्शन के आइडिया से जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी उसमें रिजल्ट देखने को मिला. वर्कर्स लेफ्ट देयर विलेजेस टू सेटल नियर फैक्ट्रीज. जो वर्कर्स थे, कारीगर थे, मजदूर थे, उन्होंने क्या किया, अपने विलेजेस को छोड़ दिया और वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के पास जाके सेटल हो गए एम्प्लॉयमेंट के लिए. दिस ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन अवर लाइफ एंड ऑक्यूपेशंस. इट वाज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. और इस क्योंकि जो विलेज से जो लोग थे, कारीगर थे, मजदूर थे, वो फैक्ट्रीज़ के बगल में आके शिफ्ट हो गए, तो इसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. और इसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे और हमारे ऑक्यूपेशंस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. So I hope that you understand the chapter. This is the very first part of the chapter, as I told you before. So you have to practice this, the whole chapter, and in next video I'm going to continue same chapter with new topics. So thank you students, bye and have a nice day.